बिजनेस हो, करियर हो या लाइफ, अगर असली पावर चाहिए तो एक बात गांठ बांध लीजिए। आज दुनिया के टॉप पर जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ मेहनत के दम पर वहां नहीं पहुंचे हैं। मेहनत तो बस एक एंट्री टिकट है। असल में ये सब है स्मार्ट वर्क का खेल। पावर एक ऐसा गेम है जिसे आप बिना रूल समझे जीत ही नहीं सकते। और इसी खेल को समझाती है किताब द 48 लॉज ऑफ पावर। ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजी गाइड है जिसे दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज हम इसी किताब के पहले 16 कानूनों को समझते हैं। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें लोग असल दुनिया में इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इनके बारे में खुलकर बात नहीं करता, क्योंकि ये थोड़े चालाकी भरे और मैनिपुलेटिव लग सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जो है अपनी पब्लिक इमेज में महारत हासिल करना। क्योंकि आप दूसरों की नज़रों में कैसे दिखते हैं, यही तो पावर की असली नींव है। लॉ नंबर 1 कहता है कभी भी अपने मास्टर से, अपने बॉस से ज़्यादा चमकने की कोशिश ना करें। सोचिए, आपने दिन रात मेहनत करके एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो कंपनी का रेवेन्यू डबल कर सकती है। अब अगर आप ये आइडिया लेकर सीधे सीईओ के पास चले गए तो आपके बॉस और टीम के सदस्य इनसिक्योर महसूस करेंगे। किसी भी बॉस को यह पसंद नहीं कि उनका सबऑर्डिनेट उनसे आगे निकल जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण विराट कोहली। जब उन्होंने 2014 में टेस्ट कप्तानी संभाली तो उन्होंने सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी से सीखना और उनका सम्मान बनाए रखना चुना। ये एक बहुत ही स्मार्ट पावर मूव था। और इसी से जुड़ा है लॉ नंबर 5, जो कहता है आपकी रेपुटेशन ही सब कुछ है और इसकी रक्षा अपनी जान लगाकर करनी चाहिए। एक जमाना था जब विजय माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, लेकिन बैंक लोन घोटाले के बाद उनका नाम एक नेगेटिव उदाहरण बन गया। रेपुटेशन बनाने में सालों लग जाते हैं, पर उसे बर्बाद होने में सिर्फ एक पल ही काफी है। फिर आता है लॉ नंबर 6, जो कहता है कि हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो। इसका एक सीधा सा नियम है, दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। पतंजलि के प्रोडक्ट्स पहले भी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने टीवी और न्यूज़पेपर्स में अग्रेसिवली प्रमोशन करना शुरू किया, लोगों को उनके बारे में पता चला और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। लॉ नंबर 4 कहता है हमेशा जरूरत से कम बोलें। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अनजाने में अपनी कमजोरियां भी बता देते हैं। रतन टाटा को ही देख लीजिए। जब नैनो लॉन्च हो रही थी तो उनसे पूछा गया कि इतनी कम कीमत में ये कार कैसे बिकेगी। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले कि अब एक मिडिल क्लास परिवार भी अपनी कार खरीद सकता है। उन्होंने बस सही जगह पर सही शब्दों का इस्तेमाल किया। इम्पैक्टफुल। अब लॉ नंबर 16, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बताता है कि सम्मान और आदर बढ़ाने के लिए अपनी एब्सेंस का इस्तेमाल करें। आप जितना ज्यादा अवेलेबल रहेंगे, आपकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। अमिताभ बच्चन ने भी यही किया। एक वक्त था जब वो हर एड में दिखते थे, और इससे हुआ क्या, उनकी ब्रांड वैल्यू कम हो गई। फिर उन्होंने चुनिंदा ब्रांड्स के साथ ही काम करना शुरू किया, जिससे उनकी वैल्यू फिर से बढ़ गई। ओके, तो पब्लिक इमेज की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अपने रिश्तों को समझना। ये दोस्तों, दुश्मनों और सहयोगियों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। लॉ नंबर 2 एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है, क्या आप कभी दोस्ती और बिजनेस को मिला सकते हैं? ये बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। जब भी पैसा और पावर दोस्ती में शामिल होते हैं तो रिश्ते बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। हर्षद मेहता का केस याद है ना? जब तक वो सक्सेसफुल थे, बैंकर, ब्रोकर, राजनेता सब उनके दोस्त थे, लेकिन जैसे ही उनका स्कैम सामने आया, वही दोस्त उनके खिलाफ सबूत देने लगे। इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। अब लॉ नंबर 13 सिखाता है कि मदद कैसे मांगी जाए। देखिए, लोग भावनाओं से नहीं, अपने फायदे से चलते हैं। अगर आपको किसी से काम निकलवाना है तो उनकी दया या एहसान की अपील न करें, बल्कि उनके सेल्फ इंटरेस्ट की अपील करें। उन्हें यह महसूस कराएं कि आपकी मदद करके उन्हें कितना फायदा होगा या वो कितने इंपॉर्टेंट महसूस करेंगे। लॉ नंबर 10, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से बचें। सोचिए जरा, आपके ऑफिस में कोई ऐसा है जो हमेशा शिकायत ही करता रहता है। धीरे धीरे उसकी नेगेटिविटी आपको भी अफेक्ट करने लगती है। ऐसे लोग आपकी एनर्जी खींच लेते हैं और आपके अच्छे मूड को भी खराब कर सकते हैं। और फिर आता है लॉ नंबर 14, जो सिखाता है कि दोस्त बनकर जासूस की तरह कैसे काम किया जाए। इन्फॉर्मेशन ही सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर के टीम मेंबर से दोस्ती करके एक कैजुअल बातचीत में ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये बिना किसी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के जानकारी इकट्ठा करने की कला है। तो इमेज और रिलेशनशिप्स के बाद
अब बारी है हमारे आखिरी हिस्से की, स्ट्रेटेजिक एक्शन की कला। इसमें हम जानेंगे कि प्लान्स को एग्जीक्यूट कैसे करें और अपना इन्फ्लुएंस कैसे डालें। धीरूभाई अंबानी का तरीका क्या था? लॉ नंबर 3, अपने इरादे छिपाओ। वो कभी भी अपने फ्यूचर प्लान्स पर खुलकर बात नहीं करते थे। इससे उनके कंपेटिटर्स हमेशा अंदाजा लगाते रहते थे कि रिलायंस का अगला कदम क्या होगा। उनका सिद्धांत सिंपल था, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक बात मत करो। अब आते हैं लॉ नंबर 7 पर, जो हमें सिखाता है लेवरेज का सिद्धांत। दूसरों से काम करवाएं, लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लें। हाँ, सुनने में ये थोड़ा मैनिपुलेटिव लग सकता है, पर यह स्मार्ट वर्क करने का एक तरीका है। मुकेश अंबानी खुद इतना बड़ा एम्पायर नहीं चलाते। वो दूसरे लोगों के समय, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी स्मार्ट बिजनेसमैन इसी लेवरेज को 3 सिंपल स्टेप्स में इस्तेमाल करता है। पहला स्टेप, अपना नाम बनाना। दूसरा, एक सिस्टम बनाना। और तीसरा, काम को दूसरों में बांटना, यानी डेलीगेट करना। अकेले काम करने की एक लिमिट होती है, लेकिन टीम के साथ आप बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है, आप कोई आर्ग्यूमेंट कैसे जीतते हैं? क्या बेहतर तर्क देकर या ऊंची आवाज में बोलकर? लॉ नंबर 9 का जवाब है शब्दों से नहीं, अपने कामों से। सचिन तेंदुलकर को याद कीजिए। लोग कहते थे, क्रिटिक्स कहते थे कि वो उछाल वाली पिचों पर अच्छा नहीं खेलते। उन्होंने क्या किया? बहस की? नहीं। 1996 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी तरह की पिच पर सेंचुरी लगाकर जवाब दिया। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, आपके काम हमेशा याद रखते हैं। अब लॉ नंबर 15 कहता है, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। अगर आप दुश्मन को आधा अधूरा छोड़ देंगे तो वो और मजबूत होकर वापस आएगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। इस किताब के नरेटर खुद मानते हैं कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे ये कानून पूरी तरह समझ नहीं आता। ये मेरी विचारधारा से मेल नहीं खाता। ये एक बहुत अच्छा रिमाइंडर है कि इन लॉज को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है, बल्कि सोच समझ कर देखना है। तो पॉइंट क्या है? ये लॉ सिर्फ रूल्स की एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह का फ्रेमवर्क है पावर के छिपे हुए डायनामिक्स को समझने का। ये आपको ये देखने में मदद करते हैं कि आपके आसपास की दुनिया असल में कैसे काम करती है, स्पेशली जब स्टेक्स ऊंचे हों। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये ज्ञान एक ज़रूरी औजार है या ये एक खतरनाक हथियार है? इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल कौन और कैसे करता है।